बहुत बार आग्रह छात्रों की ओर से था कि मैं भाषानामा के पेज पर अपभ्रंश भाषा और साहित्य के ऊपर अपनी कुछ बात रखूं। अवनीश ने कई बार कहा और मैं कोविड काल की जो हृदय विदारक घटनाएं थीं, आसपास होने वाली मौतों ने दिमाग इतना स्थिर नहीं रहने दिया कि उस कुछ सार्थक कहा जा सके। जैसे तैसे अभी भी ठीक तैयार नहीं था, लेकिन 3 दिनों पहले जब अवनीश ने पुनः आग्रह किया तो हमने कहा किसी भी दिन तुम इस बातचीत को रख सकते हो। तो मैं अब मुद्दे पर ही आता हूँ, अपने विषय पर। बहुत लंबा विषय है, 500 वर्ष, 7वीं शताब्दी के अंत से लेकर के और 13वीं शताब्दी तक, सराहपा से लेकर के विद्यापति तक अपभ्रंश साहित्य का एक विशाल संसार है, जिसके भीतर से गुजरना और कुछ सार्थक कह पाने की, गुजरते हुए कुछ सार्थक कह पाने की कोशिश करूंगा। मित्रों, त्रिलोचन की एक पंक्ति बरबस यूं ही याद आ रही है भाषा के संदर्भ में कि भाषा में जीवन के लहरों की हलचल, ध्वनि में क्रिया भरी है और क्रिया में बल है। भाषा तक जाना, जीवन तक पहुंचना, भाषा को समझने की जो कोशिश है वो दरअसल जीवन को समझने की ही कोशिश है। भाषा को पहचानना उसके बरतने वाले लोगों के जीवन को पहचानना है। एक बड़ा अभाव है भारत के सामाजिक इतिहास के लेखन में कि हर्षवर्धन के बाद और सल्तनत काल की स्थापना के पूर्व का जो समय है, जिस परिक्षेत्र में हिंदी भाषा के भिन्न भिन्न प्रादेशिक और जनपदीय रूप बोले जाते रहे हैं, बरते गए हैं, उस इलाके का कोई सामाजिक इतिहास व्यवस्थित ढंग से हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं है। राजाश्रय में लिखी गए कुछ चारण प्रकृति की रचनाएं हैं और इतिहास की घटनाएं हैं। युद्धों का होना, राज्यों का एक दूसरे से लड़ना, उनका परास्त होना, फिर एक नई तरह की जाति जो मध्य एशिया से हिंदुस्तान में प्रवेश करती है। यदि हमें पता लगाना हो कि 8वीं शताब्दी का आदमी किस तरह के प्रश्नों से टकरा रहा था, किन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहा था, वो अपने दैनंदिन जीवन में क्या कर रहा था, उसका दैनंदिन जीवन कैसा था, तो इसके लिए हर युग में साहित्य ही सबसे प्रामाणिक रिसोर्स होता है, स्रोत होता है। तो अपभ्रंश भाषा और साहित्य को पढ़ना भारत के सामाजिक इतिहास को 7वीं शताब्दी से लेकर के और 13वीं शताब्दी तक के सामाजिक इतिहास को भी पढ़ना और समझना है। हो जाएगा उसके जरिए वो बहुत सारे प्रश्न जो इतिहास की पारंपरिक पुस्तकें हमें जिनका उत्तर नहीं दे पाती, उन प्रश्नों का उत्तर हम अपभ्रंश साहित्य के भीतर प्रवेश करके पा सकते हैं। एमए स्तर पर विशेष अध्ययन के रूप में अपभ्रंश का जो पाठ्यक्रम है वह भाषा की पहचान के लिए प्रस्तावित है। उस भाषा के साहित्यिक प्रारूप आपको पढ़ने हैं। बुनियादी काम
पाठ्यक्रम का यह है कि वो भाषा की जो शिनाख्त है उसको आप कैसे पहचानें, उसमें कैसे प्रविष्ट करें। तो एक मोटे तौर पर जो पारंपरिक दृष्टि से अपभ्रंश को जानने और समझने का रास्ता बनाया गया है वो ये है कि उसका शाब्दिक अर्थ भ्रष्ट होना, च्युत होना, विकृत होना इत्यादि अर्थों में लिया गया। और यदि इन अर्थों में हम अपभ्रंश को लेंगे तो संस्कृत के साथ ही अपभ्रंश के अस्तित्व को मानना पड़ेगा। खुद भरत मुनि ने अपभ्रंश की चर्चा, भ्रष्ट शब्दों के, च्युत शब्दों के होने की चर्चा की है शब्द के स्तर पर। साहित्यिक रचना में विक्रमोर्वशीय में आपके पाठ्यक्रम का भी जो पहला छंद है वो कालिदास के विक्रमोर्वशीय से दिया गया। 7वीं शताब्दी के दोनों आचार्य संस्कृत के दंडी और भामह भाषा पर बातचीत करते हुए अपभ्रंश की चर्चा करते हैं। तो अपभ्रंश को हम रचना की दृष्टि से अगर पढ़ना चाहें तो कालिदास से लेकर के विद्यापति तक, अगर आचार्यों के नजरिए से देखें तो दंडी और भामा से लेकर के व्यवस्थित राजशेखर तक, 10वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक, 9वीं शताब्दी के अंत पर में वो मौजूद हैं। और आप स्वतः अनुमान लगा सकते हैं कि 500 वर्षों तक जो भाषा बरती गई है वो एक तरह की नहीं रही होगी, उसमें बहुत सारे बदलाव हुए होंगे। एक ही रचनाकार की भाषा को बदलते हुए आप उसके जीवन काल में उसके शुरू की रचनाओं और अंतिम रचनाओं में देख सकते हैं। आप भारतेंदु और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के शुरुआती दौर की खड़ी बोली और उनके उत्तरवर्ती समय की खड़ी बोली को देखें तो उसका जो गठन है वो आपको बदला हुआ नजर आएगा। तो ये स्वभावतः हम इसको समझते हैं कि 500 वर्षों में भाषा का जो प्रारूप है, उसका जो गठन है वो परिवर्तित होता रहा होगा। सरहपा से लेकर के विद्यापति तक भाषा एक ही नहीं रही होगी, कहने को उसे अपभ्रंश ही कहा जाता था। एक बुनियादी सवाल जो आपके मन में उठना चाहिए, जिसका इतिहासकारों ने व्यवस्थित उत्तर नहीं दिया है, कि यदि अपभ्रंश साहित्यिक भाषा का विरोध करते हुए कोई एक नई भाषा को साहित्य में उपयोग करने की प्रतिज्ञा है, तो उस प्रतिज्ञा की वजह क्या है? वो कौन सी सामाजिक परिस्थितियां हैं, वो कौन सी आर्थिक परिघटनाएं हैं जिन्होंने संस्कृत के बरक्स, यहां तक कि प्राकृत से भी आगे बढ़ी हुई भाषा अपभ्रंश को साहित्यिक भाषा के रूप में अपनाना प्रारंभ किया। जनपदीय भाषाओं के उद्भव और विकास और उनके वस्तुगत कारणों पर व्यवस्थित लेखन आचार्य रामविलास शर्मा ने किया है। लेकिन ये 7वीं से लेकर के 10वीं शताब्दी तक जो अपभ्रंश है, उस अपभ्रंश के साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयुक्त होने की जो वास्तविक वजहें हैं उन पर उस गंभीरता से विचार नहीं हुआ है। क्या यह मान लिया जाए कि सामाजिक स्थितियों में, उस दौर की वातावरण में कोई ऐसा सकारात्मक परिवर्तन नहीं हो रहा था, इसके बावजूद संस्कृत और प्राकृत जैसी भाषा को, जो साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी, उसे छोड़ करके अपभ्रंश जैसी प्राकृत के बंधनों में बहुत हद तक बंधी हुई लेकिन उससे बहुत हद तक मुक्त एक नई भाषा को काव्य भाषा के रूप में अपनाने की वजह क्या थी? इस प्रश्न पर गौर किया जाना चाहिए। जो लोग पारंपरिक दृष्टि से देखते हैं कि केंद्रीकृत शासन प्रणालियां, नए नए नगरों का निर्माण, तकनीक
और प्रौद्योगिकी में आने वाले बदलाव और इन बदलावों के साथ नई जनपदीय भाषाओं का प्रादुर्भाव और उनका साहित्यिक भाषा के रूप में उपयोग, ये सारी चीजें आप 7वीं से लेकर के 10वीं शताब्दी के उत्तर भारत पर लागू नहीं कर सकते। 7वीं से 10वीं शताब्दी का उत्तर भारत केंद्रीकृत शासन प्रणालियों के अंत का समय है। वो एक विकेंद्रित सत्ताओं के उदित होने का और उनके आपसी टकराहट और संघर्षों का समय है। एक सामूहिक आर्थिक प्रक्रिया के स्थगित होने का समय है। वह ह्रासोन्मुखी सामंतों के नष्ट होते हुए सामंतों के आपसी संघर्ष का समय है। इसके बावजूद साहित्य में एक नई तरह की भाषा को प्रयुक्त होते हुए हम पाते हैं। यहां पर जो मेरी अवधारणा है, मैं ये मानता हूं कि विकेंद्रीकृत सत्ता प्रणालियां स्थानीय संस्कृति के फलने फूलने और विकसित होने के लिए अवसर उपलब्ध कराती हैं। एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली में परिनिष्ठित भाषाओं के, राजकीय भाषाओं के विकसित होने, उन्हें राजकीय समर्थन मिलने का, उनको प्रोत्साहन मिलने के चलते उनके विकसित होने का उसकी ज़्यादा संभावना है। लेकिन जनता की भाषा में साहित्य की रचना, मुझे लगता है कि जब सत्ता के केंद्र कमजोर पड़ते हैं, केंद्रीकृत सत्ताएं, तो स्थानीय भाषा, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय जीवनचर्या और कह लीजिए कि भिन्न भिन्न तरीके की विचार सरणियों के प्रकाश में आने का अवसर मिलता है। मैं 7वीं से 10वीं शताब्दी के उत्तर भारत की इन भाषाओं को इसी रूप में देखता हूं कि यह विकेंद्रीकृत शासन प्रणालियों का दौर है और इन विखंडित शासन प्रणालियों में गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, चंदेल, ये सब आपस में लड़ रहे हैं और इनके चलते जो जनता की भाषा है, वो भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में अब भाषा चलन में इसलिए आती है कि कुछ नया कहने का स्पेस बनता है। जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है तो वो आपके दैनंदिन जीवन पर उसका जो नियंत्रण है वो भी ढीला पड़ता है। जब सत्ताएं केंद्र में मजबूत होती हैं तो आपके दैनंदिन जीवन को भी वो नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं। वो आप इधर के वर्षों में भी देख सकते हैं। जब सत्ताएं कमजोर होती हैं केंद्र की, तो उनकी प्राथमिकता कुछ दूसरी चीजें होती हैं। वो भाषा, संस्कृति, खान पान, पहनावा, इन सब चीजों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश नहीं करती। 7वीं से 10वीं शताब्दी का उत्तर भारत कुछ उसी तरह का उत्तर भारत है जिसमें राजनीतिक सत्ता का जो केंद्रीय स्वरूप है वो कमजोर है और तमाम स्थानीय सत्ताएं आपस में संघर्ष कर रही हैं। इसके चलते के जो वर्चस्व की विचारधारा है, जो सत्ता की विचारधारा है, उस विचारधारा के वृक्ष जीवन, जगत, जीवन और मृत्यु के बारे में सोचने समझने के जो नए तरीके हैं वो विकसित होते हैं। आप याद करिएगा इतिहास को पढ़ते हुए कि यह समय पुराने को मथने का समय है। संस्कृत में कुछ भी नया नहीं आ रहा है। कालिदास के जाने के बाद का समय पुराने को ही मथ रहे हैं। भामा और दंडी से लेकर के और अभिनव गुप्त तक पुराने में से ही कुछ नया निकालने की कोशिश हो रही है। दर्शन में वेदांत की एक नई को ही मथ करके एक नए ढंग से शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में प्रस्तुत कर रहे हैं। बौद्ध विचार सरणी धीरे धीरे हिंदुस्तान से उत्तर भारत या हिंदी पट्टी से अपना वजूद, अपना अस्तित्व समेट रही है। बौद्ध विचारकों के साथ जो गंभीर बहसें हैं शंकराचार्य की, जिसमें उन्हें
विजय प्राप्त होता है, जबकि शिक्षा के सारे महत्वपूर्ण केंद्र वो बौद्ध केंद्र हैं। लेकिन विचार में देखेंगे आप कि बौद्ध विचार सरणी और ब्राह्मण विचार सरणियों के बीच गहरे संघर्ष का ये समय है, और ये सब कुछ नया देने की स्थिति में नहीं है, सब पुराने को मथ रहे हैं। नया अंकुरित होता है जमीन के भीतर, जनता के हृदय में, जनता के मस्तिष्क में, उसकी चिंता के भीतर से। और यह जो कुछ नया अखुआ रहा था, उस नए को संभाला अपभ्रंश ने। पुराने को संस्कृत मथ रही थी, नए को संभाल रही थी प्राकृत। प्राकृत की गोद में विकसित होती हुई अपभ्रंश। लेकिन मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा या स्थापना अपने अंतिम वर्षों में आचार्य रामविलास शर्मा ने भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश नामक अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया। उन्होंने एक कृति कुवलय माला की चर्चा की, और कुवलय माला की रचना लगभग 8वीं शताब्दी के अंतिम दशकों की है, उद्योतन की कृति। मैं रेफरेंस के लिए बस कह रहा हूं कि एक बहस और इसी में शामिल है अपभ्रंश को समझने में, कि कुवलय माला में उन्होंने कहा कि उद्योतन ये लिखते हैं कि मध्य देश के, टक्क देश के, गुर्जर प्रांत के बहुत सारे व्यापारी आते हैं और उन सब व्यापारियों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं अर्थात पश्चिमी हिंदी, गुजराती, सिंधी जैसी आधुनिक भाषाओं का अस्तित्व 8वीं शताब्दी में मौजूद था? रामविलास जी ऐसा मानते हैं, ऐसा प्रस्तावित करते हैं कि 8वीं शताब्दी में अपभ्रंश एक साहित्यिक भाषा के रूप में चल रही थी, लेकिन उसके साथ ही साथ जनपदीय भाषाओं का भी अस्तित्व मौजूद था। कुवलयमाल और दूसरा उदाहरण वो सिद्धों की भाषा, या जिसे चर्या गीत आप कहते हैं, चर्या गीत की भाषा के आधार पर कहते हैं कि चर्या गीत की जो भाषा है वो हमारा ध्यान दो तरीके से आकृष्ट करती है। एक तो इसमें मात्रिक छंद है, और जब जो लोगों ने कहा कि बंगला का असर है चर्या गीतों पर, बंगला भाषा का, सुनीत कुमार चाटुर्या जैसे लोगों ने इसको प्रस्तावित किया था। रामविलास जी का कहना है कि एक ही भाषा में से मात्रिक और वर्णिक दोनों छंद की उत्पत्ति हो, ये थोड़ा मानने में थोड़ी दिक्कत है। दरअसल अपभ्रंश मात्रिक छंदों की भाषा है, और अगर वर्णिक छंद अगर अपभ्रंश के प्रभाव से वर्णिक छंद जाता भी है बंगला में, तो वो विद्यापति का प्रभाव है। विद्यापति के अपभ्रंश में वर्णिक छंदों की उपस्थिति है, लेकिन सिद्धों की भाषा में वर्णिक छंद उपस्थित नहीं है। तो मात्रिक एक नई तरह की भाषा, नए तरह का छंद विधान, आप इसलिए वो एक नई भाषा है। लेकिन कहा कि इसके साथ साथ आपको जनपदीय भाषाओं के अस्तित्व भी। उन्होंने राहुल जी को कोट किया कि राहुल जी कहते हैं कि चर्या गीत की भाषा के जो क्रियापद हैं वो अवधि के पुराने क्रिया रूप हैं। अब आप याद रखिए कि अवधि आधुनिक जनपदीय भाषा है। तो एक बहस जो ये चलती है कि अपभ्रंश के बाद आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। जैसे आप भाषा विज्ञान के विद्यार्थी इस तरीके से पढ़ते हैं कि वैदिक भाषा, फिर लौकिक भाषा, फिर जो है पाली, फिर प्राकृत, फिर प्राकृत के बाद अपभ्रंश। भाषा इस तरह से विकसित नहीं होती गई, उसके अध्ययन की अपनी की पद्धति बना ली गई है। अपभ्रंश के होने के साथ ही साथ जनपदीय भाषाओं के अस्तित्व पर भी भाषा वैज्ञानिकों ने, समाजशास्त्रियों ने, इतिहास लेखकों ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। तो ये बहस मैं यहीं समाप्त करता हूं कि 6वीं शताब्दी से लेकर के और 13वीं शताब्दी के बीच जो तमाम तरह की अपभ्रंश हैं, वो अपभ्रंश एक सामान्य भाषा में सिमट रही हैं, जिसे हम मागधी, सौरसेनी, महाराष्ट्री और पैसाची जैसे विभाजनों में न देख करके एक अपभ्रंश के रूप में उसके भिन्न भिन्न क्षेत्रीय रूपों की तरह देख सकते हैं, जैसे हिंदी के अपने तमाम क्षेत्रीय रूप हैं। और एक दूसरी बात यह उभरती है इस 6वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी की भाषा के संदर्भ में कि हमें
भाषा को अपभ्रंश पर बातचीत करते हुए देखना चाहिए कि वही एकदम जनपद की भाषा नहीं है, इसके बरक्स दूसरी जनपदीय भाषाओं का भी अस्तित्व मौजूद है, जिसे हम अवधी कहते हैं, जिसे हम मैथिल कहते हैं, जिसे हम ब्रज कहते हैं, भोजपुरी कहते हैं। इनका अस्तित्व भी मौजूद है और इनकी आवाजाही अपभ्रंश के भीतर है। जैसे खड़ी बोली हिंदी के भीतर तमाम तरह की बोलियों के शब्दकोश, शब्द संपदा, उसके मुहावरे, उसके जीवनानुभवों की आवाजाही मौजूद है। अब मैं सीधे सीधे उसके साहित्य की प्रकृति पर आता हूं कि जिसकी शुरुआत मैंने की थी कि जीवन लहरियों की जो हलचल है नए तरह की, जिसे अपभ्रंश अपने भीतर समेट रहा है। मैं सिद्ध तिलोपा के एक छंद से अपनी बात कहना चाहता हूं। वो कहता है कि जिम विष भक्खै विषहि पलुख, जिम विष भक्खै विषहि पलुत्ता, तिम भव भुज्जै भवहीण जुत्ता। जिम विष भक्खै, जिस प्रकार विष के भक्षण करने से विषहि पलुत्ता, विष के प्रभाव से मुक्त हुआ जाता है। ध्यान दीजिएगा इस पर कि जिम विष भक्खै विषहि पलुत्ता, जिस प्रकार विष के भक्षण से विष के प्रभाव से मुक्त हुआ जाता है, कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है। तो तिम भव भुज्जै भवहीण जुत्ता, वैसे ही भव का भोग करने से भव से मुक्त हुआ जा सकता है। अब इस जीवन दर्शन पर ध्यान दीजिएगा। यह जीवन दर्शन आपको ब्राह्मणवाद की वैचारिकी में नहीं मिलेगा। यह निर्वाण की वैचारिकी में नहीं मिलेगा। बौद्ध दर्शन में भी आपको यह नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने बौद्धों के साथ एक सीधा संबंध सिद्धों का जोड़ने की कोशिश की है। बहुत सारे शब्दों का, उनके दार्शनिक अवधारणाओं का सिद्धों ने अपनी कविता में प्रयोग जरूर किया है। लेकिन जीवन दर्शन पूरी तरह जो आत्मनिग्रह, आत्मसंयम, ब्रह्मचर्य, उसकी बुनियाद में बौद्ध धर्म की है। सिद्धों की कविता ये कह रही है कि भव का भोग करते हुए ही भव से मुक्त हुआ जा सकता है। यह एक नए तरह का उवेश है, एक नए तरह का उपदेश है, एक नई तरह की जीवनचर्या है। यह जीवनचर्या आपको 20वीं शताब्दी के बंगला नवजागरण के बड़े लेखक रविंद्रनाथ टैगोर के यहाँ मिलेगी। जब आप उनकी उन पंक्तियों को ध्यान दें कि वैराग्य साधने मुक्ति से आमार न, कि वैराग्य के जरिए मैं मुक्ति नहीं पाना चाहता हूं। असंख्य बंधन माझे महा आनंदमय, असंख्य बंधनों के बीच जो ये महा आनंदमय मौजूद है, लभव मुक्तिर स्वाद। फिर से मैं कह रहा हूं कि वैराग्य साधने मुक्ति से आमार न, कि वैराग्य के रास्ते मैं मुक्ति प्राप्त करने का आकांक्षी नहीं हूं। कहते हैं असंख्य बंधन माझे महानंदमय लभिव मुक्तिर स्वादे, कि इस असंख्य बंधनों के बीच मौजूद जो महा आनंद है उसका भोग करते हुए लभिव मुक्तिर स्वाद, मैं मुक्ति की कामना करता हूं। सिद्ध तिलोपा लगभग इसी तरह के दर्शन की बात करते हैं। लगभग उनसे बहुत पहले सिद्ध तिलोपा तो भारतीय परंपरा, चिंतन परंपरा में जीवन का स्वीकार, संसार का स्वीकार और इस संसार में रहते हुए मुक्ति के जो आयोजन है, सिद्धों की कविता इस नए उवेश की कविता है, जो संस्कृत की पूरी दार्शनिक पृष्ठभूमि के समक्ष एक प्रश्न की तरह खड़ा है, या यूं कहिए कि प्रश्न आकुल मन के लिए एक उत्तर की तरह है, जो मुक्ति के पारंपरिक रास्तों से अलग हटती है और मुक्ति का एक नया विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत करती है, एक नई पद्धति हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है कि भव भुज्जै भवहीण जुत्ता, कि भव का भोग करते हुए भी भव से मुक्त हुआ जा सकता है।
उसमें लिप्त नहीं रहा जा सकता है। संसार की स्वीकृति के साथ अपभ्रंश की कविता में जो ब्राह्मण वैचारिकी के, ब्राह्मण, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इसे आप भारतीय सामंतवाद कह लीजिए, सत्ता द्वारा संचालित जो विचार परंपरा है उसका कह लीजिए, कि सिद्धों ने उससे टकराने का साहस दिखलाया और उसकी खिल्ली उड़ाई। शास्त्र को मरुस्थल कहा। यह कबीर से बहुत पहले की बात है। बहु सतत मरुस्थल ही तिसिए मरियते, कि शास्त्र तो मरुस्थल है, तुम उसमें प्यासे ही मर जाओगे। सरापा कहते हैं आगम वेद पुराणे पंडित मान बहंत, कि आगम वेद पुराण पंडित इसका अभिमान करता है लेकिन इससे मुक्ति नहीं मिल सकती। आगम वेद और पुराण, यह जो ज्ञान की परंपरा है और उसके द्वारा प्रस्तावित मुक्ति का जो विकल्प है, उससे इतर जीवन उत्सव के भीतर से जीवन का रस उपभोग करते हुए, जीवन के आस्वाद का उपभोग करते हुए चर्या गीत के जो साधक हैं वो मुक्ति का एक नया विकल्प हमारे सामने प्रस्तावित करते हैं। इन सिद्धों की कविता में आप पाएंगे कि ये बात बार बार दोहराई जा चुकी है। मैं थोड़ी सी भाषा की प्रकृति पर भी आऊँगा क्योंकि बच्चे उसको भी समझना चाहेंगे परीक्षा की दृष्टि से भी, कि ये सिद्धों की कविता, जिसे उवेस कहते हैं सरहपा, कि यह नए उपदेश, मतलब नई तरह की जीवनचर्या है, जीवन और जगत के बारे में एक नया दृष्टिकोण लेकर के, और मुक्ति का एक नया विकल्प जो वैराग्य के रास्ते नहीं बल्कि भोग के रास्ते मुक्ति की ओर बढ़ने की बात करता है, जो पूरी ब्राह्मणिक एकेडमी के सम्मुख एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है और जो स्वसंवेद्य ज्ञान को प्रतिष्ठित करता है कि अपने अनुभव, अपने इंद्रियों से जानी हुए ज्ञान के जरिए ही मुक्ति का रास्ता प्राप्त किया जा सकता है। एक और दूसरी बात कि ये 8वीं और 9वीं शताब्दी के अपभ्रंश भाषा का जो नमूना है, और जिन लोगों ने अपभ्रंश को पहली बार साहित्यिक भाषा के रूप में उपयोग किया, ये उनके कंटेंट पर हम ये थोड़ा सा प्रकाश आपको डालना चाह रहे हैं। मैं एक और चीज की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अपभ्रंश भाषा को आप इस रूप में भी समझ सकते हैं, इसकी परंपरा की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि संस्कृत के काव्यों में जो अपभ्रंश की उपस्थिति है, संस्कृत के नाटकों में जो अपभ्रंश की उपस्थिति है, उस उपस्थिति से सिद्धों की कविता में जो अपभ्रंश की उपस्थिति है वो दोनों भिन्न है। जिसको मैंने कहा ना 500 साल की अपभ्रंश भाषा में उनका एक ही तरह से उपयोग नहीं होता, उसको बरतने वाली जातियां उस भाषा में नए तरह के स्पंदन पैदा करती हैं। अब जो गठन है कालिदास के यहां अपभ्रंश के छंद भाषा की और जो सरहपा के यहां है वो एक ही तरह की नहीं है। इसकी वजह यह है कि जो उच्च कुल के पात्र हैं वो संस्कृत में बोलते हैं और जो शूद्र हैं और जो स्त्रियां हैं उनकी भाषा प्राकृत है। तो कई बार ये लगता है कि संस्कृत के तत्सम शब्दों के बिगड़े हुए रूप से बनी हुई भाषा को ही दंडी और भयामा ने अपभ्रंश के रूप में उद्धृत किया है। वो कोई नए जीवन उमंग के भीतर से या नए जीवन उमंग को समेटती हुई भाषा लहरियों की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं। वो एक तरह का पृष्ठपेषण है। एक तरह से आप यूं कहिए कि भाषा के च्युत होने का, उसके जो लोग अपढ़ लोगों के द्वारा जो भाषा का रूप प्रयुक्त हो रहा था उसे ही उन्होंने प्राकृत और अपभ्रंश कहने की कोशिश की है। राजशेखर ने एक बहुत सुंदर बिंब बनाया है भाषा को लेकर के, और उसने कल्पना की है कि हर राजा को अपने राजमहल में
कवि सभा का आयोजन करना चाहिए। और वो कवि सभा जो है उसमें संस्कृत के कवि हों, प्राकृत के कवि हों, अपभ्रंश के कवि हों, और उनकी जगह भी उसने निर्धारित की है। तो मैं उस विस्तार में जाके उसने पश्चिम दिशा के लिए संस्कृत के कवियों को कहा है कि वो पश्चिम दिशा में संस्कृत के कवि अपभ्रंश के कवियों को जगह दी जानी चाहिए। और उस संस्कृत अपभ्रंश के पीछे जो लोग मौजूद हैं, जो जातियां हैं, वो सब जातियां कामगार जातियां हैं। उसके पीछे कपड़ा रंगने वाले लोग हैं, कपड़ा बनाने वाले लोग हैं, नट हैं, और आप यूँ समझिए कि लोहे का काम करने वाले लोग हैं। तो ये संकेत जो है राजशेखर का कि जो श्रमजीवी जातियां हैं वो अपभ्रंश भाषा का जो जनाधार है वो इन श्रमजीवी जातियों का है। आप देखेंगे कि बहुत सारे उच्च वर्ण के क्षत्रिय भी सिद्ध कविता में हैं, ब्राह्मण भी हैं, लेकिन वो बहुत निचली जिंदगी जीते हैं। तो अब जो एक अपभ्रंश जिसकी चर्चा दंडी और भामह करते हैं कविता के भाषा के रूप में, जो कालिदास के यहाँ है, उस अपभ्रंश से अलग एक 10वीं शताब्दी तक जाते जाते अपभ्रंश का ऐसा रूप प्रचलित है जिसको संभालने वाली, जिसको बरतने वाली जो जातियां हैं वो कामगार जातियां हैं। ये राजशेखर के कहने से हमें उनके इस तथ्य से पता चलता है कि पश्चिम दिशा में अपभ्रंश के कवियों को बैठाया जाना चाहिए, और अपभ्रंश के कवियों के पीछे जो जातियां हैं वो सब कामगार जातियां हैं। ये 10वीं इसके पहले सिद्धों की कविता आ चुकी है। तो सिद्धों की कविता के बाद राजशेखर ये कहने के लिए अब जब अपना मेटाफर रूपक बनाते हैं तो उसमें उन्होंने जो अपभ्रंश के पीछे कामगार जातियों को खड़ा किया है। आप इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो श्रमजीवी जातियां हैं, जो कामगार जातियां हैं, जो आप सिद्धों में भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो मलाह हैं, फूल बिनने वाले, नौका चलाने वाले, नौका बनाने वाले, वस्त्र बनाने वाले, ऐसे लोग चर्या गीत लिख रहे हैं। और वो चर्या गीत बेहद रोमांटिक हैं, रोमांच से भरे हुए हैं। प्रणय निवेदन के बहुत सारे गीत हैं जो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि भव भुज्जय भव जुत, कि भव का भोग करते हुए भव से मुक्त होने की बात को याद दिलाते हैं, जिसे सहज साधना के रूप में प्रस्तावित किया सिद्धों ने, कि जीवन में किसी भी चीज का निषेध नहीं है। जीवन को स्वीकार करते हुए, जीवन के संपूर्ण स्वीकार के साथ जीवन से मुक्ति का एक विकल्प सिद्धों की कविता प्रस्तुत करती है। मित्रों, मैं एक दूसरी तरफ आपका इस विषय से आपको ले आना चाहता हूं कि अपभ्रंश की रचना का समय है 7वीं से 13वीं शताब्दी, और इसके साहित्य की जो उपस्थिति है, ये साहित्य बहुत दिनों तक हमारे सम्मुख उपस्थित नहीं थे। 13वीं शताब्दी से लेकर के और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक हमें अपभ्रंश की रचनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अपभ्रंश की रचना पहली बार चर्चा में आती है जब पीसेल ने भविष्यत्य कहा का प्रकाशन किया 1876 के लगभग। 10वीं शताब्दी की रचना है धनपाल की भविष्यत्य कहा, और अपभ्रंश भाषा की बहुत ही बृहद और जिससे प्रसिद्ध ग्रंथ आप कह सकते हैं जब सिद्धों की कविता के जब हम बाहर निकलते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, मतलब 1902 से लेकर के और 13 तक मुनि जन्मेजय, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हरमन याकोबी और चीमनलाल दलाल ने बहुत सारे जैन ग्रंथों से अपभ्रंश की रचनाओं को खोजने का, उन्हें प्रकाश में लाने का कठिन उद्यम परिश्रम किया था।
ये वही समय है जब हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन शुरू है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु विनोद ने बहुत सारे हिंदी की पोथियों को इकट्ठा करना शुरू किया था। मतलब आप यूँ कि जर्मन के कुछ विद्वानों का और हिंदी के मतलब संस्कृत के ही विद्वानों का जो प्राचीन भाषाओं में जिनकी रुचि थी, जिसमें चंद्र शर्मा गुलेरी और मुनि जिन विजय का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि अगर इन लोगों ने प्रयास न किया होता तो हमें 7वीं से लेकर के और 12वीं शताब्दी तक की अपभ्रंश की बहुत सारी रचनाओं की जानकारी ही न मिलती। ये सब रचनाएं जैसे कुछ आपको डेट उद्धृत कर देता हूँ कि 1913-14 में हरमन याकूबी ने, 76 में पिसल ने भविष्यत्य कहा कि एक प्रति पाई थी, लेकिन 13 और 14 में फिर हरमन याकूबी ने भविष्यत्य कहा नेमिनाथ चर्यू का प्रकाशन किया था। 1918 में याकूबी ने इस ग्रंथ पर अपनी एक लंबी भूमिका लेकर के, सन को याद रखिएगा, नाम भूल भी जाए, कि 1913, 14, 18 यह प्रथम विश्व युद्ध का दौर है। उस दौर में 1914 में चीमनलाल दलाल ने पाटन से के जैन भंडार से संदेश रासक जैसी रचना खोज के निकाली थी। तो संदेश रासक 12वीं शताब्दी की रचना, हेमचंद हेमचंद का जो व्याकरण है वह भी 12वीं शताब्दी की रचना। ये सब रचनाएं 20वीं शताब्दी के पहले और दूसरे दशक में प्रकाश में आती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब अपना पहला संस्करण इतिहास का लिखा तो उस अपभ्रंश पर इतनी गंभीर लेखनी नहीं चलाई, लेकिन उन्होंने जब अपना दूसरा संस्करण प्रस्तुत किया इतिहास का, तो परिवर्तित संस्करण, तो उसमें उन्होंने अपभ्रंश भाषा पर एक अलग से अध्याय ही लिखा और दूसरे अध्याय में देसी भाषा काव्य करके उन्होंने इस अपभ्रंश की दूसरी रचनाओं की चर्चा की है। तो ये सब रचनाओं के आने के बाद ये 500 साल की बिखरी हुई जो अपभ्रंश की भाषा की जो गत्यात्मक प्रवृत्ति है, प्रकृति है, उस पर कुछ ठोस कहने की स्थिति बनती है। आप सरहपा की भाषा को पढ़े हैं, आप याद रखिएगा, वो सूत्र बार बार छूट रहा है कि राजाश्रयों में 6ठी शताब्दी के बाद के राजाओं को हो सकता है कि संस्कृत उतनी ठीक से समझ में न आती हो, वो अपने बारे में जो अच्छा सुनना संस्कृत में न चाहते हों, वो देसी जिस भाषा को वो समझ सकते हैं उस भाषा के छंदों में सुनना चाह रहे हों। वहां भी अपभ्रंश का उपयोग था, लेकिन वो अपभ्रंश प्राकृत के चंगुल में ज्यादा फंसी हुई थी। उस अपभ्रंश से आप सिद्धों के अपभ्रंश को या हेमचंद के अपभ्रंश की तुलना करेंगे आप, या आप विद्यापति के अपभ्रंश की तुलना करिए। अब आप विद्यापति के पर कभी आपने गौर किया है कि विद्यापति मैथिल के महत्वपूर्ण कवि हैं, लेकिन क्या वजह थी कि चारण कविता उन्होंने, स्तुति गान उन्होंने अपभ्रंश में किया। कीर्तिलता और कीर्तिपताका जैसी रचना को एक महत्वपूर्ण सूत्र वो देते हैं कि अपभ्रंश बदली हुई अपभ्रंश है उनके यहाँ। देसिल वैना देश, मतलब आप देखिएगा कि इस पर चर्चा शुक्ल जी ने भी अपने इतिहास में किया है कि विद्यापति का जो अपभ्रंश है वह देश भाषा की ओर झुकी हुई है। लेकिन आप देखेंगे कि जिस अपभ्रंश की चर्चा वर्रुच करते हैं, जिस अपभ्रंश की चर्चा दंडी करते हैं, जिस अपभ्रंश की चर्चा भामह करते हैं, या एक हद तक जिस अपभ्रंश की चर्चा हेमचंद करते हैं, वह अपभ्रंश प्राकृत की रूढ़ियों में बधी हुई अपभ्रंश है। खैर, प्राकृत का व्याकरण ही लिखा था हेमचंद ने, जिसमें उन्होंने 175 दोहे अपभ्रंश के भी दे दिए। और एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ये 1150 से लेकर के और 1170 के बीच की रचना है, 12वीं शताब्दी की रचना है। वही समय है जब संदेश रासक जैसी रचना देसी भाषा में लिखी जा रही है। आप संदेश रासक की प्रवृत्ति को देखिएगा, प्रकृति को, और एक स्तर पर चूंकि पृथ्वीराज रासो की भाषा बहुत बदल गई है भाटों के चलते, मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी ये प्रस्तावित किया है कि पृथ्वीराज रासो की जो मूल भाषा थी वो अपभ्रंश के ज्यादा नजदीक थी।
तो अपभ्रंश का एक रूप आप देखेंगे जो पृथ्वीराज रासो के हैं, मतलब दरबारी कवियों के, चारण कवियों के हैं। उन चारण कवियों की भाषा में तत्सम शब्दों के ही तद्भवीकरण की प्रवृत्ति आपको दिखाई देगी। लेकिन संदेश रासक की भाषा को देखेंगे तो उसमें देशज शब्दों के और संस्कृत के बहुत ही प्रचलित जो शब्द हैं, जिन्हें प्राय आप जिनका उपयोग जनता भी करती है, उन शब्दों से भी बचने की कोशिश आपको संदेश रासक की रचना में मिलेगी। तो यह प्रवृत्ति की अपभ्रंश बदलती रही है, वो एक तरह की नहीं रही है। वो चारणों के हाथ में पढ़ करके अपभ्रंश की जो प्रकृति है वो बहुत कुछ प्राकृत की रूढ़ियों से बधी हुई है। सिद्धों के यहाँ नई जीवन लहरियों को प्रस्तावित करती हुई, जीवन के नए वेश को प्रस्तावित करती हुई भाषा के रूप में उसकी खपत है। तो उसकी तरंग, उसकी लहर, उसके ध्वनि की संरचनाएं, और क्योंकि नई तरह की जीवन क्रियाएं हैं तो उसकी ध्वनि संरचना भी नए तरीके की है, भाषा अपभ्रंश है। तो एक लंबा फैला 500 साल में कि अपभ्रंश लगातार बदलती रही है और वो 13वीं शताब्दी तक प्रयोग में आती रही है। आप इस मोटे तौर पर दिमाग में अपने ये सब कुछ संकेत ही है कि जब आप उन कृतियों में जाएंगे, इनको विस्तार से जब आप पढ़ेंगे तो उन बहसों से आप परिचित हो पाएंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इतना अपने दिमाग में नहीं कि 10वीं शताब्दी तक आते आते जो तमाम अपभ्रंश थी वो एक बुनियादी अपभ्रंश के रूप में सिमट रही है। मागधी और सौरसेनी का फर्क उतना ही है जैसे बलिया में बोली जाने वाली खड़ी बोली, बनारस में बोली जाने वाली खड़ी बोली और दिल्ली में बोली जाने वाली खड़ी बोली की है। अब शब्द और व्याकरण के स्तर पर, वाक्य निर्माण के स्तर पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक कि शब्द के स्तर पर भी, शब्दकोश के स्तर पर भी सौरसेनी और मागधी में फर्क आपको नहीं दिखाई देगा। फर्क क्या दिखाई देगा? टोन का, स्पीच का, लहजे का, बोल। आपको जैसे पूरब में सिद्ध हैं तो उनकी भाषा पर आपको, और पश्चिम में हेमचंद हैं तो हेमचंद की अपभ्रंश जो है, या ये यूं कहे अब्दुल रहमान की जो अपभ्रंश है, और जो अपभ्रंश सिद्धों की है, उसमें शब्द और वाक्य संरचना के अंतर पर आपको फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन टोन, पश्चिमी और पूर्वी का जो फर्क है, उसके टोन का जो खड़ी बोली तक बना हुआ है, आज भी मौजूद है, वो अंतर आपको दिखाई देगा। आप भाषा विज्ञान में सामान्य प्रश्न पढ़ते हैं, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का फर्क। तो 10वीं शताब्दी तक आते आते सौरसेनी और मागधी अपभ्रंश का फर्क सिर्फ टोन का है, स्पीच का है, बोल का है। उसमें उस तरह का विभाजन नहीं है जैसे जिस तरह के विभाजन को वर्रुच ने प्रस्तावित किया था। उन्होंने 4 तरह की प्राकृतों की चर्चा की, जिसमें प्रथम प्राकृत को उन्होंने सिर्फ प्राकृत ही कहा था पहले अध्याय में, और द्वितीय अध्याय में सौरसेनी की चर्चा की, और सौरसेनी की सारी विशेषता बताने के बाद उन्होंने कहा कि जो शेष बचा है वो सब कुछ महाराष्ट्रीय है। अर्थात पहली प्राकृत को वहां उन्होंने महाराष्ट्रीय नहीं कहा, सौरसेनी की विशेषता बताने के बाद कहा कि जो और विशेषताएं बची हैं सौरसेनी की वो सब महाराष्ट्रीय हैं। बाद में द्विवेदी जी ने इसको प्रस्तावित किया कि दरअसल महाराष्ट्रीय और सौरसेनी ये 2 अलग प्राकृतें नहीं हैं, या 2 अलग अपभ्रंश नहीं थी, बल्कि जो गद्य था वो महाराष्ट्री में लिखा जाता था और जो पद्य है वो सौरसेनी में। मतलब ये 2 तरह के भाषाई रूप हैं, वो 2 भिन्न भिन्न भाषाएं नहीं हैं। पैशाची कोई स्वतंत्र भाषा नहीं है। पैशाची मुख्य रूप से जो निचले तबके की जातियों के द्वारा जो अपभ्रंश या उसके पहले जो प्राकृत बोली जाती थी, कुछ लोगों ने उसे वन प्रांत की भाषा कहा है, लेकिन वो भी ज़्यादा तद्भव लिए हुए जो भाषा थी उसे पैशाची कहा गया। तो मुख्य रूप से अंतर 2 ही है जो अभी तक चला आ रहा है। सौरसेनी प्राकृत से लेकर के और हिंदी तक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं तक,
सौरसेनी और मागधी। सौरसेनी पश्चिमी हिंदी, जहां आज पश्चिमी हिंदी अस्तित्व में है, पश्चिमी हिंदी की बोलियां अस्तित्व में हैं, और मागधी जहां आज पूर्वी हिंदी की बोलियां अस्तित्व में हैं। हमारे मागधी को छोड़ रहे हैं, उसको मागधी में सम्मिलित कर लेते हैं। तो ये दो भाषाओं का जो फर्क है वो टोन का, स्पीच का, 10वीं शताब्दी तक आते आते ये टोन और स्पीच के फर्क के रूप में रह जाता है, बोल के रूप में रह जाता है, शैली के रूप में रह जाता है। इनकी कोई व्याकरणिक फर्क आपको इसमें दिखाई नहीं देता। अब मैं एक तीसरे बिंदु की ओर अपने छात्रों का, और हमारे छात्रों के साथ बहुत सारे हमारे जो छात्र जो लेखक हो चुके हैं वो सब भी इससे जुड़े हुए हैं, और किस भाषा की शिनाख्त कैसे की जाए। आपने कभी, मैंने जो थोड़ी सी चर्चा की थी कि एक ही लेखक की भाषा में बहुत सारा फर्क आपको दिखाई दे देगा, उसके रूप में फर्क दिखाई दे देगा। जैसे मनोज मैं कह रहा हूं अपना नाम, और अगर इसे मुझे अपभ्रंश में कहना हो तो इसे मैं अड़ो 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 अ ये उच्चारण, इसका उच्चारण करूंगा। काफ़ी हास्यास्पद है, काफ़ी जटिल भी है, कठिन भी है, क्योंकि इसका अभ्यास नहीं है कि उपदेश को वेश कहना। तो इस तरह से जो ये भाषा जो अपभ्रंश है वो आज की भाषा से बहुत ज़्यादा बदली हुई भाषा है। उस भाषा को जानने और समझने के लिए भाषा वैज्ञानिकों ने कुछ सूत्र प्रस्तावित किए, जिसमें हेमचंद जैसे आचार्य ने कुछ सूत्र प्रस्तावित किए जिससे उस भाषा को पहचाना जा सकता है। आप मृगांक की जगह मयंक शब्द का तो चलन आपने सुना ही होगा। मृगांक मयंक बना है चंद्रमा के लिए। इसे हम कहते हैं कि यह तत्सम का तद्भव है। लेकिन अगर हम मयंक को मांक कहें तो यह जरा जटिल है, कठिन है। इसकी प्रकृति को समझने की जरूरत है कि कई बार ये जो भाषा सरलता से दुरूहता से सरलता की ओर जाती है, इसका निषेध करता है अपभ्रंश। तमाम जो अल्प प्राण ध्वनियां हैं संस्कृत की, क्या वजह है कि ये अल्प प्राण ध्वनियां अपभ्रंश में लगभग अनुपस्थित हैं। प्रारंभ में भले ही शब्द के आ जाएं, लेकिन मध्य में और अंत में अल्प प्राण ध्वनियां लगभग अनुपस्थित हैं। ये अल्प और महा कहने का जो फर्क है, ये जो उसके साथ विशेषण लगे हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, इससे आप भाषा की प्रकृति को भी पहचान सकते हैं, और भाषा जीवन के जिस कंटेंट को संभाल रही थी उसे भी आप समझ सकते हैं। कोई मजबूत चीज कहनी है सिद्धों को, किसी ताकतवर विचार परंपरा से टकराना है उनको, और इस ताकतवर विचार परंपरा से टकराने के क्रम में जो नाद अभ्यास है, जिस तरह के नाद की जरूरत है, वो महाप्राण ही हो सकता है, अल्प प्राण नहीं हो सकता है। तो अल्प प्राण को उन्होंने छोड़ा, सीधे उपदेश कहने में प द ये सब क्या उच्चारण करते हुए पहुंचना पड़ता, तो उन्होंने कहा कि इस झंझट को ही खत्म करो, उवेश कह दिया। तो आप अल्प प्राण को प्रत्येक वर्ग से लीजिए तो क ग, दूसरे वर्ग में च वर्ग में आइएगा तो च ज त द प व प्रायो लुप, ये सूत्र हेमचंद देते हैं अपभ्रंश का व्याकरण रखते हुए कि इनका प्रायः लोप हो जाता है। अब आपको यदि मृगांक पता है तभी आप मयंक का अर्थ समझ पाएंगे। इसी तरह आपको उपदेश पता है तभी आप वे समझ पाएंगे। मतलब एक सूत्र जुड़ता है कि एकदम संस्कृत के समानांतर संस्कृत कहना, मतलब जो जातियां हैं, जिसे आर्य कहा गया बार बार, कि आर्यों के द्वारा या हिंदी पट्टी के जो पूर्वज हैं
उस इलाके में रहने वाले लोग जिस भाषा को बरतते थे उस भाषा के शब्द अपभ्रंश की भाषा में भी मौजूद हैं, लेकिन उसके स्वरूप को परिवर्तित कर दिया अपभ्रंश ने। उसने नगर को नार कहा, उपकार को वार कहा, वचन को वअण कहा। ये तो सब सामान्य शब्द हैं जो प्रयोग हो सकते थे। वचन ये तद्भव ही है, उसको भी बदल देना, उसको वर्ण कहना। उपकार में प और क का लोप कर दीजिए आप, ये दोनों अल्पप्राण ध्वनियां हैं, तो बचता क्या है? उ अ आर। इसी तरह आप देखेंगे कि जास, और ये उसकी गतिशीलता है, लेकिन परंपरा या जो कह लीजिए कि जो रूढ़ियों से बंधे होने के जो अंश हैं वह भी आपको अपभ्रंश में दिखाई देंगे। जैसे जास और तासु जैसे शब्दों का प्रयोग जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो चलन में नहीं है, बात वो 10वीं शताब्दी के उसमें नहीं है।